स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। डू एनी ऑफ दीज अजम्पशंस कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स? बोहर की एटॉमिक थ्योरी या बोहर का एटॉमिक मॉडल कई अजम्पशंस पर मुश्तमिल है, यानी ये 3 पास्टुलेट्स इनकी बात हो रही है। तो क्या इनमें से कोई पास्टुलेट या कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट भी करती है? तो इसका आंसर है यस। पहले दो जो पास्टुलेट हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करते हैं, यानी क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज़ हैं या लॉज हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन बोहर अपने मॉडल के अंदर कुछ और चीज़ें बता रहा है। यानी ये जो बोहर की अजम्पशंस हैं वो क्लासिकल फिज़िक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। बोहर ने उस वक़्त जो नई नई फ़िज़िक्स डेवलप हो रही थी, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, उसकी जब अजम्पशंस को इस्तेमाल करते हुए अपना मॉडल दिया था। तो फर्स्ट पास्टुलेट देखते हैं बोहर का क्या कहता है और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पास्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन इन द अलाउड ऑर्बिट्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बोहर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रहेगा, यानी वो ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, तो ऐसा करते हुए यानी ऑर्बिट के अंदर सर्कुलेट करते हुए वो किसी किस्म की एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन रेडिएट्स एनर्जी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसे रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी इमिट करना पड़ेगी। तो ये देखें, दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलफ हैं। नेक्स्ट सेकंड पास्टुलेट देखते हैं। बोहर्स सेकंड पास्टुलेट स्टेट्स दैट ओनली दोज स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 तो बोहर ने कहा था कि हर तरह का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, बल्कि वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पॉसिबल होगी जो h/2 का इंटेग्रल मल्टीपल हो। यानी इंटेग्रल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो फुल नंबर होता है, पूरा नंबर, उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो यानी क्लासिकल फिजिक्स अब क्या कहती है यहाँ पे, बट इन द क्लासिकल थ्योरी एनी वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ पॉसिबल। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम की कोई वैल्यू भी पॉसिबल है। तो ये देखें, ये दोनों बातें भी एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is meant by line spectrum? Explain how line spectrum can be used for the identification of elements. लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और इसको हम किस तरह एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखते हैं। स्पेक्ट्रम consist at sharply defined spectral lines emitted from an isolated atom is called line spectrum. अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम हो, यानी ऐसा एटम हो जिसके ऊपर और इर्द गिर्द के एटम्स का इफेक्ट ना हो, तो क्या होगा, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बड़े वेल डिफाइंड होंगे। तो ऐसा एटम पहले एनर्जी को ऑब्जर्व करे और फिर क्या करे, डी एक्साइट होते हुए इसी एनर्जी को री एमिट करे। तो अगर हम उस एनर्जी को या उस रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को देखें तो उनमें हमें एक पैटर्न नज़र आएगा। तो ये जो पैटर्न बनेगा दैट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। यानी रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन के वापस डी एक्साइटेशन में जाने से एमिट होगी, तो वो हमें उस एटम के बारे में कुछ बता रही होगी। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम
डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ईच लाइन इन इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑफ इट्स एनर्जी लेवल्स, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन कर चुका था, यानी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल क्या था और जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया है तो वहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हमें इस स्पेक्ट्रम से पता चल सकता है। As the differences between energy levels of the atom do not resemble with atoms of any other elements, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो किस एलिमेंट का है। सो इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इससे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन absorb a photon of energy 13.6 electron volt and greater than 13.6 electron volt। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का एटम जब होता है तो उसकी एक ख़ास एनर्जी होती है। अगर हमने उसको आयोनाइज करना हो, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर हायर स्टेट पर ले जाना हो, तो उसके लिए हमें कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम एक ऐसा फोटॉन ऑफ एनर्जी उसको दें, उस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में है, जिसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो क्या ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा यस। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कैन अब्जॉर्ब अ फोटॉन ऑफ एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन हर तरह की एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि ये उतनी एनर्जी वाला फोटॉन अब्जॉर्ब करता है जो उसको नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचा दे। तो नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई फोटॉन इससे ज़्यादा एनर्जी रखता है तो उसको भी ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर कोई फोटॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला है तो उसको ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उस फोटॉन को अब्जॉर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, अगर चेंज नहीं कर पाएगा तो उसी स्टेट में उसको रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो कम एनर्जी वाले फोटॉन को अब्जॉर्ब नहीं करता। एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है फोटॉन के पास, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी स्टेट की ट्रांजिशन में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइन्स व्हेन द हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास एक है, लेकिन जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें लाइंस की तादाद ज़्यादा है। तो एक एटम के पास इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी पेयर के अंदर ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसलिए हमें इनफाइनाइट लाइन जो है वो मिल जाती हैं। There are infinite energy levels around the nucleus of hydrogen atom. Although hydrogen atom contains one electron, but its transition can take place from different energy levels. For each transition, the electron will emit a spectral line which will have the different energy from the spectral lines. नेक्स्ट देखें, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, इज़ एनर्जी कंजर्व व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटॉन ऑफ लाइट। तो फोटॉन ऑफ लाइट जब एमिट होता है एटम से, तो क्या एटम की एनर्जी कंजर्व करती है? तो फोटॉन ऑफ लाइट उसी वक्त एमिट होता है जब हमारा
एटम एक्साइटेड स्टेट से दोबारा डी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसने लाजमी तौर पे कोई फोटान ऑब्ज़र्व किया होगा। तो पहले उसने एनर्जी किसी सोर्स से ली होगी, फिर ये एक्साइटेड स्टेट पे गया होगा और वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हुए इसने उसी एनर्जी को क्या किया होगा, इमिट किया होगा। तो इसलिए इसका आंसर भी हम ऐसे लिखेंगे, यस एनर्जी इज़ कंजर्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in an atom emits a photon of light. When an atom is excited, the electron absorbs energy from some external source. The same energy is emitted in the form of a photon when it de-excites.